आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। सुबह के 8:40 हो चुके हैं। सलाम जी के प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम सलाम जी के में आप बराह रास्त 10 बजे तक हमारे साथ रह सकते हैं और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क और मगरबी एशिया यानी कि खलीज के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसकी तफसीलात आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ देने आए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के मौसम की भी क्या ताज़ा जानकारी है। जम्मू के अंदर भी इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है, वादी के अंदर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। और उसके साथ साथ ही फारूक अब्दुल्ला पर कल रात जो कातिलाना हमला हुआ है उसकी ताज़ा अपडेट्स आप तक भी हम ज़रूर पहुँचाएँगे। मज़ीद कुछ खबरें हैं, लद्दाख के हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं, उसकी तफसीलात भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन उससे पहले तारीख पर भी नज़र डालते हैं। आज 12 मार्च है और 12 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही खबरों का पिटारा खोलते हैं और 12 मार्च पहले तारीख पे नजर डालते हैं। और आज ही के दिन यानी कि 12 मार्च 1664 को बरतानिया ने न्यू जर्सी को नीदरलैंड से अपने कब्जे में ले लिया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 मार्च साल 1799 में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ जंग का ऐलान किया था, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 मार्च साल 1868 में बरतानिया ने बोसोतोलैंड पर कब्जा किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1907 में फ्रांस में जंगी जहाज ऐना में धमाके से तकरीबन 118 अफराद की जान चली गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1922 में मॉरिशस जमहूरी मुल्क बना, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1938 में जर्मन फौजियों ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1940 में फिनलैंड ने 24 हफ्तों की जंग के बाद सोवियत यूनियन से अमन मुआहदा किया था, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 मार्च साल 1954 में साहित्य अकेडमी का क़याम हुआ था, वो आज ही का दिन था, साल था 1954। और आज ही के दिन 12 मार्च साल 1973 में शाम में नया आईन मंजूर किया गया, वो आज ही का दिन था और साल था 1973। और आज ही के दिन साल 1993 में यानी कि 12 मार्च साल 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके 13 बम धमाकों में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 मार्च साल 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक जमहूरिया नाटो के मेंबर बने, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 मार्च साल 2002 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहली मरतबा फ़लस्तीन के क़याम की तजवीज़ पेश की, वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 12 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत, और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। और जम्मू कश्मीर के मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर भी इस वक्त बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और यह बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से 19 मार्च तक जारी रहेगा। इसकी पेशनगोई महकमे मौसमियात की जानिब से की गई है। और जो वादी के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की बर्फबारी हुई है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो इंतज़ामी की जानिब से कुछ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हैं। जो पहाड़ी और ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर इंतज़ामी की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं जम्मू सूबे के, कश्मीर सूबे के, वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जो श्रीनगर, पहलगाम और शुमाली कश्मीर के कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। और जो महकमे मौसमियात है उनका मानना है कि 19 मार्च तक फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौसम है, ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। से आपको अपडेट करते हैं जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है। जहां कल सूबा कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर हमने हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें देखी हैं।
करगिल लद्दाख यूनियन टेरिटरी के करगिल इलाके के अंदर हल्की सी बर्फबारी देखी है और इसी तरीके से कुपवारा के बालाई इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाकों में जहां हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी देखी गई है, वहीं पर आज सुबह जम्मू से इतलात ये है कि सुबह जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और मुतअद्दिद मकामात पर जो घने बादल है वो साफ नजर आ रहे हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि बादलों के बीच कि आज वक्फे से पूरे दिन बारिशों का सिलसिला रह सकता है और इस तरीके से दर्जे हरारत जो गुज़श्ता 2 दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था उसमें भी आज सुबह से नुमाया कमी दिख रही है। हल्की हवाओं के साथ साथ मौसलाधार बारिशों की इतलात रजौरी पुंछ से भी इस वक्त सामने आ रही है। तो मौसम का मिजाज बदल रहा है जी एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर और ड्राई स्पेल 13 और 14 तारीख को रहेगा अक्रॉस द कश्मीर, लेकिन अब जो ये ताज़ा तरीन बर्फबारी हुई है इससे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अबूर मरूर में थोड़ी सी मुश्किलें मज़ीद बढ़ सकती है। लेकिन फ़िलहाल मरकज़ी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो बारिशें हुई हैं, मुतअद्दिद मकामात पर बारिशें हुई हैं और कुपवारा के अंदर 6.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, गुलमर्ग के अंदर 2.8 मिलीमीटर, श्रीनगर के अंदर 1.2 मिलीमीटर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। तो याद रखिएगा श्रीनगर का दर्जा हरारत 17.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो पिछले 3 जब आप कंटिन्यूसली 2-3 महीनों के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा आपको नज़र आ रहा था। लेकिन अब दोबारा से वो बेहतर आब हवा जो है बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जम्मू और श्रीनगर के अंदर हल्की बारिशों ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा हम श्रीनगर अपने नुमाइंदे इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान ज़रा अपडेट कीजिएगा किस तरह का मौसम इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर है। जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन वादी का मौसम किस तरह का है? देखिए गौर साहब, जहां तक मौसम को लेकर मैं बात करूंगा, पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है तो कह सकते हैं कि तकरीबन कई साल रिकॉर्ड जो है फरवरी के माह में टूटा, जबकि इतनी ज्यादा तपती धूप और गर्मी फरवरी के माह में देखने को मिली जो अनएक्सपेक्टेड थी। और खसूसन जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मौसम के माहिरीन है उनका भी मानना था कि इस तरह का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में बहुत बुरा साबित होगा, मगर जबकि हमने देखा कि लगातार एक्सट्रीम लेवल पर थोड़ा जी हाँ क्लाइमेट भी इंक्रीज हो रहा था, काफी ज्यादा धूप देखने को मिल रही थी, वहीं पर एब्रप्टली हम कह सकते हैं कि अचानक से WD दोबारा से जो है वो उसको हिट हुई है और जिसमें हमने देखा कि लगातार बारिशों के साथ साथ बाला इलाकों पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। जबकि मौसमी महकमियात का मानना है कि तकरीबन 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये सिस्टम जो है इसी तरीके से रहेगा, यानी 10 से लेकर 11 के बीच 14 और फिर एक दिन ड्राई रहेगा, फिर और हल्की बारिशें होंगी और इस बीच और जी हाँ हल्की बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। अच्छा इरफान, ये बताइएगा क्या इस ताजा तरीन बारिशों ने वादी कश्मीर के अंदर कोई राहत दी है, स्पेशली हॉर्टिकल्चर के साथ वाबस्ता लोगों को जिन्हें मुश्किलात काफी ज्यादा थी और वो मान रहे थे कि कबल वक्त कुछ चीजें हो रही हैं जो शायद अभी नहीं होनी चाहिए थी, जैसे शगुफे फूटना और बागात का जो मैटर रहता है वो कबल वक्त हुआ था, बिफोर द टाइम सारी चीजें चल रही थी, उससे उन्हें काफी दिक्कत होने का अंदेशा था। क्या उसमें कोई राहत उन्हें मिलेगी अब इस हल्की बारिशों से जो दोबारा हुई है? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट सर। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर जिस तरीके से फार्मर्स या जितने भी लोग एग्रीकल्चर से जुड़े थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक साइड से जबकि हम देख रहे थे कि खेत खलिहानों को बारिशें नहीं मिल रही थी जिसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में फल फूल को लेकर काफी बुरा साबित होता, मगर जहां तक माहिरीन और उसके साथ साथ जो प्रेडिक्शंस लगा के बैठे हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि रमजानुल मुबारक की आमद के साथ साथ लोग दुआएं कर रहे थे कि बारिशें हो, बर्फबारी हो, ताकि आने वाले टाइम में जी हाँ पानी की किल्लत ना भी साबित हो। इस बीच हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि जो ड्राइनेस चल रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल रियासती महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन पेशन गोई के मुताबिक आने वाले चंद दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरीके से मतलब आबरालूद, हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें, मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब सियासी पारे की भी करते हैं। मौसम का पारा किस तरीके का है इसकी खबर हमने आपको बता दी, लेकिन जरा सियासी पारा बताते हैं जो कल से गरमाया हुआ है, क्योंकि कल रात देर गए जम्मू के अंदर
साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कत्ल करने की साजिश हुई है। और इक़दाम कत्ल के सिलसिले में कल हमने देखा कि रात देर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी पर कातलाना हमला हुआ था और ये हमला जम्मू के अंदर मुनक्किद हुआ। और इतलात और ख़बर यह है कि एक निजी तकरीब में जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र सिंह चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के एडवाइज़र नासिर असलम वानी समेत कई रियासती वज़रा मौजूद थे, तो उसी दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कातिलाना हमला हुआ है। अगरचे सिक्योरिटी पर मामूर अफराद ने इस हमले को पसपा किया, नाकाम किया और गिरफ्तारी फ़ौरन अमल में लाई गई उस बुजुर्ग शख्स की जिसके हाथ में हथियार था और जिसने अपने देसी हथियार का इस्तेमाल करके फारूक अब्दुल्ला को कत्ल करने की कोशिश। ये पहली तस्वीर वो है जो सीसीटीवी, वहाँ जो लगा हुआ सीसीटीवी था उससे सामने आई है कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आगे पोडियम की तरफ चल रहे थे और उसी दौरान हमला। और ये वो शख्स है जो खुद फख्रन इस बात का ऐलान कर रहा है कि वो पिछले कई सालों से इस ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने के लिए कोशिश में था और कल उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस तकरीब के दौरान, जो शादी की तकरीब थी, यहाँ पर आकर फारूक अब्दुल्ला को कत्ल करने की कोशिश की थी। अगरचे मकामी लोगों ने वहाँ पर उन्हें दबोचा भी और उसके बाद पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर हथियार को बरामद किया, तफ्तीश का अमल शुरू किया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर सिक्योरिटी दस्तून ने, ये जो पुलिस का अमला है, उन्होंने इस पर मजीद तहकीकात भी शुरू की है। जिसकी गिरफ्तारी हुई है इसका नाम कमल सिंह जमवाल बताया गया है। लाइसेंस रिवॉल्वर इसके पास था जिससे फायर किया गया है, लेकिन लकीली फारूक अब्दुल्ला बचे हैं। और बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो फर्जंद है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपने ट्विटर पर भी इस बात की तस्दीक की कि हमला हुआ लेकिन बचे हैं। नासिर ने इस बात की तस्दीक की जो आई विटनेस था वहाँ पर। फिर डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी साहब जो डिप्टी सीएम है वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी पूरी सूरत हाल को बताया। लेकिन सतीश शर्मा को सबसे पहले सुनते हैं जो इस वाक़े के बाद भी कुछ देर तक वहाँ पर रहे और हालात को एसेस करने की उन्होंने कोशिश की है। हालात वाक़ात किस तरीके के थे, सतीश शर्मा को सुनते हैं और उसके बाद सीधे हम फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस कुलदीप हुड्डा साहब के पास चलेंगे जो इस पूरे सूरत हाल पर गुफ्तगू में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि खबर अब ये है कि सिक्योरिटी चूक है। सिक्योरिटी चूक किस तरीके से है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनाब Z+ प्रोटेक्टी है जी, और Z+ प्रोटेक्टी के पास आके कोई आदमी इस तरीके से हथियार निकाले, ये कितना बड़ा खतरा है। और ये जो एक सोच पल रही थी पिछले कई सालों से, इस चीज़ की भनक किसी को ना लगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल पहले सतीश शर्मा को सुन लेते हैं जी। मुझे लगता है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। सबसे पहले तो एक आदमी वेपन लेकर एक शादी में कैसे घुस जाता है, वो अभी कुछ देर पहले ही, क्योंकि मैं उस इंसिडेंट के बाद भी मुझे 10-15 मिनट वहाँ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। किस आइडियोलॉजी का आदमी है वो आपने देख लिया होगा, किस नफ़रत से भरा हुआ आदमी है जो कहता है मैं 20 साल से ये नफ़रत फैलाना चाहता था और ये काम करना चाहता था। मैं बावे वाली माता के सामने हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद करता हूँ कि एक बहुत बड़ा हादसा टला है। बड़े सगीर का बहुत बड़े कद का लीडर, हिंदुस्तान का टॉलेस्ट लीडर, हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सेफ़ हैं। बिल्कुल उनके पास आकर उनको असैसिनेट करने की कोशिश की है तो ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद रहा कि वो कामयाब नहीं हुआ। हमारे एडवाइज़र साहब, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आगे थे, मैं तो 100 फीट पीछे था उनसे। और उस आदमी को जब पकड़कर मेरी गाड़ी के साथ ही खड़ा किया, कुछ लोगों ने उसके साथ हाथापाई भी की। वो किसी, मुझे लग रहा नशा किए हुए था और ये बात कहता है कि मैं 20 साल से इस ताक में था, तो उसमें कितनी नफ़रत होगी, किस संगठन से वो वाबस्ता हो, कितना जहर उसके अंदर है। बदकिस्मती से ये नफ़रत से नफ़रत कभी ख़त्म नहीं हुई है। नफ़रत जब भी ख़त्म हुई है मोहब्बत से हुई है। लेकिन आज जो ये हादसा हुआ, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम लॉ एंड ऑर्डर की हालत आप देख लीजिए, एक फॉर्मर कई बार के मुख्यमंत्री और
और पुलिस का थोड़ी देर पहले ये भी बयान आया कि जनाब इसमें कोई टेरर एंगल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को हम कर रहे हैं। तस्वीरें आपके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की रिहाइशगाह की आज सुबह की है, जहां पर अब वर्कर्स का आने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन एक्यूज जो है कमल सिंह जम्वाल, जिसे कल थाने लाया गया था, उसी वक्त उसने जब गुफ्तगू हो रही थी तो कुछ बाइटें वहां से, जरा कमल सिंह जम्वाल की उस बाइट को भी चलाएं जिसमें वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि देखिए हाँ, पिछले कई सालों से वो चाह रहा था फारूक अब्दुल्ला को मारना, और कल जब उसके भतीजे की शादी थी वो वहां पर मौजूद था और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा है। कमल जी संधू को चलाए एक्यूज बाइट के नाम से। रानी मंडी पुराना शहर पुराना गांव जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या आपका? कमल सिंह जम्वाल। कमल सिंह जंगल जी। फादर ने सन ऑफ लेट श्री अजीत सिंह जम्वाल। लेट श्री अजीत अजीत AJIT। अजीत सिंह जंगल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू पुरानी मंडी बताया ना आपको। हेलो। चलिए तस्वीरें आपके सामने जी, किस तरीके से सूरत हाल बनी है। लेकिन अब सुबह से कल हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने, जिनमें सजाद गनी लोन का सोशल मीडिया एक्स पर भी बयान आया, जिन्होंने इस हमले की मजम्मत की है। और आज सुबह हमने देखा कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब का भी स्टेटमेंट आया है, जिन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू के अंदर कातिलाना हमले की मजम्मत की है और ये कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक है कि इस तरीके की वारदातें हुई और प्रोटेक्टेड आदमी के साथ अगर इस तरीके का होगा तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते ही हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच तो हुआ ही है, क्योंकि बड़ा प्रोटेक्टेड आदमी है जी, Z+ प्रोटेक्टेड है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। फिर इस तरीके से जो सिचुएशन बनी है, इसके बाद तरह तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस कुलदीप हुड्डा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। कुलदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग, ज्वाइन करने के लिए। कल रात देर के इंसिडेंट हुआ है और CCTV फुटेज से लेकर आई विटनेस जो वहां पर थे, आप चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को जम्मू कश्मीर को बड़े क्लोजली देख चुके हैं, बहुत सारे केसेस को हैंडल किया है, लेकिन इस तरीके से जो आज रात देर गए ये इंसिडेंट हुआ है, इसे आप किस तरीके से देखेंगे? क्या वाकई तौर पर सिक्योरिटी ब्रीच है या और भी इसमें कुछ चीजें हैं जिसकी ओर अब तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, ये सोशल फंक्शन जो होती है इसमें वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, वो वल्नरेबिलिटी देखते हुए उसमें जो इंतजाम है वो और भी दुरुस्त करने पड़ते हैं। ऐसी वेडिंग्स पे किसी की ID कार्ड चेक करना फ्रिस्किंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज्यादा जरूरी बनता है कि Z प्रोटेक्टी या कोई भी सिक्योरिटी रिस्क वाला कोई भी प्रोटेक्टी हो, उसके लिए ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि वो सोशल फंक्शन भी, एक पॉलिटिकल लीडर को सोशल फंक्शन अटेंड करना भी जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि उस तक कोई आदमी वहां नजदीक ना पहुंचे, कम से कम छोटे वेपन वाला जैसे इसमें हुआ है। तो इसमें इनर रिंग जो होता है, रिंग राउंड सिक्योरिटी जो होती है, जो इस केस में NIG प्रोवाइड कर रहा था, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सेंसिटिव भी है। एक तो सेंसिटिविटी ओकेजन की देखनी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि प्रोटेक्टी की सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है। दूसरा ये है कि कोई भी आदमी, आम आदमी प्रोटेक्टी के नजदीक नहीं आना पाए। तो इसलिए इसमें जब भी ऐसी फंक्शंस पे जाए, उनको एक सिक्योर एरिया में ही रखना चाहिए, जहां पे वो लोगों को मिल सके या जहां पे वो होस्ट हो उनको मिल सके। और कोई भी आदमी उनके नजदीक आना चाहे उसको बाज़ाब्ता पहले ही चेक किया जाए ताकि उसके पास नजदीक ना आना पाए। तो इसमें वो एक इनर जो रिंग राउंड सिक्योरिटी है उसमें वो पेनिट्रेट कर पाया एक्यूज्ड और फायर भी कर पाया। ये एक मिरेकुलस एस्केप है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए। और एक्यूज्ड को ओवर पावर किया गया, उससे वेपन भी छीना गया, बट ब्रीच तो हो गया। ये बात तो हमने वो जो फुटेज आई है उसमें तो बड़ा क्लियर है जी। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो कल से खबर थी कि थोड़ा बहुत सिक्योरिटी ब्रीच है जी, वो कहीं ना कहीं सही है और रिव्यू करना पड़ेगा इस तमाम सिस्टम को, जहां पर इस तरीके के VVIP मूवमेंट हो और Z+ सिक्योरिटी की लोगों के जाना हो या प्लस वाले जो लोग हैं जब वो जाएं तो थोड़ा सा और एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
देखिए, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें हमने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो आइसोलेटेड रहे बाकी लोगों से। जैसे किसी भी एरिया में जाना हो, वो आम एंट्री पॉइंट जो है वहां से नहीं जाए, वो सेपरेट एंट्री पॉइंट उनके लिए होना चाहिए। और जहाँ पे प्रोटेक्टिव, वहां पे जितनी देर उन्हें रुकना हो, उस एरिया में फंक्शन को भी, उस एरिया को आइसोलेट किया जाए बाकी लोगों से। तो अगर ये बेसिक चीजें की जाएगी तो इस टाइप का इंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स से जाना पड़ता है, चाहे वो लोगों की गैदरिंग में जाना हो, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स पे जाना हो, चाहे वो सोशल ओकेजन्स पे जाना हो। वो तो उनका तो, उसके बगैर तो उनका तो वो एक प्रोफेशनल काम है। तो उसमें आइसोलेशन जो बेसिक प्रिंसिपल है कि उसको आइसोलेट रखना है, ताकि कोई भी अननोन आदमी उनके नजदीक ना आने पाए। तो अगर वो हो जाए तो इसमें सिक्योरिटी। राइट सर, थैंक यू, हाईली थैंकफुल सर। कुलदीप हुड्डा साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस, फोन लाइन पर हमारे साथ है, जो बता रहे थे कि ना वीवीआईपी मोमेंट्स और इस तरीके की सोशल गैदरिंग्स में कुछ अंतर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तस्वीरें हैं जी उस पुलिस स्टेशन की जहां पर इस एक्यूज को रखा गया है जिसने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कातलाना हमला किया है। और इसी थाने से जो है कार्रवाई भी आगे चली है। और हमारे पास जो इब्तिदाई खबर आ रही है कि कमल सिंह जम्वाल जो है, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा बताई गई है, पुरानी मंडी जम्मू का ये रहने वाला है। और कल लगता था तो था नशे में भी है, लेकिन जब बात उन्होंने की तो वो बात ज़रूर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ चुकी है। जम्मू के रॉयल पार्क ग्रेटर कैलाश में बीती रात शादी समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई गई, जिनका नाम कमल सिंह है, जिन्हें तुरंत उसी समय जो है वो अरेस्ट किया गया है। और इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जिसने गोली चलाई थी, कमल सिंह, उन्हें पुलिस स्टेशन गंग्याल में जो है वो लाया गया है। और इस समय यहाँ पर पूरी तरीके से जांच इस समय की जा रही है, आखिरकार क्या कारण रहे हैं, किन वजूहात के जो चलते जो है वो गोली चलाई गई। लेकिन कमल सिंह ने ये साफ तौर पर कहा है, कमल सिंह जो कि जम्मू के पुरानी मंडी के रहने वाले हैं, और कमल सिंह की उम्र जो कि 60 से जो है वो अबव बताई जा रही है। और कमल सिंह ने ये साफ तौर पर बयान दिया है, ये स्टेटमेंट दी है कि 20 साल से वो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है वो मारने का प्रयास कर रहे थे, और कल उन्हें शादी समारोह में मौका मिला, वो वहां पर पहुंचते हैं और लोडेड पिस्तौल के साथ शादी समारोह में एंट्री करते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो मौका देखते हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर वो गोली चलाते हैं, लेकिन जो है सुरक्षा घेरे ने उन्हें जो है वो बचा लिया और तुरंत कमल सिंह को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। और इस समय पूरी तरीके से जांच की जा रही है कि आखिरकार क्यों कमल सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहते थे, क्यों इस प्रकार की जो है वो प्लानिंग 20 साल से कर रहे थे। और जब उन्हें मौका मिला तो उनके द्वारा जो है वो गोली शादी समारोह में चलाई गई। तो इस समय पूरी तरीके से जांच की जा रही है, और क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजूहात है, उसकी पूरी तरीके से समय जो है। हमें ये भी समझाइएगा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है कमल सिंह जम्वाल की, जिसके बारे में कहा गया कि 63 ईयर से ज़्यादा इसकी उम्र है, क्या इसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी बताई गई है? और कौन कौन है इसके घर में? क्या कुछ इतना बड़ा मामला था कि वो पिछले इतने सालों से इनको कत्ल करने के पीछे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, जो कि वो खुद इस बात को कन्फेस कर चुके हैं? देखिए, अब ये सोर्सेज के हवाले से पता चल पा रहा है कि ये राजनीति में जो है वो सक्रिय थे, और 20 साल से इस प्रकार से जो है वो मंसूबा बनाया जा रहा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने का। और जब उन्हें मौका मिला, कल उन्हें मौका मिला, तो कहीं न कहीं वो विफल हुआ। वो उनके द्वारा कहा गया है कि मौका मिलने पर भी वो विफल हो गया, लेकिन मंसूबा 20 साल से था। और राजनीति में कहीं न कहीं सक्रिय वो जो है वो बताए जा रहे हैं। पुरानी मंडी के वो रहने वाले हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि वो कोई काम नहीं करते हैं, उनकी 3 दुकानें हैं, और वहीं से उन्हें जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट होती है। तो फिलहाल देखिए, इस समय जांच की जा रही, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बीती रात उसी समय अरेस्ट किया गया था और गंग्याल पुलिस स्टेशन उन्हें लाया गया है। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि 20 साल से मंसूबा जो बनाया जा रहा था उसके पीछे का कारण क्या कुछ है, क्यों इस प्रकार से जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इतनी नफरत है कि उन्हें मारने का प्रयास किया जा रहा है या फिर मंसूबा बनाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से इस समय इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस स्टेशन
ख्याल में जो है वो कमल सिंह से की जा रही है। कमल सिंह चूंकि पुरानी मंडी के जो है वो रहने वाले। अच्छा शिल्पा, क्या इस बात की कोई खबर आ रही है कि प्रीवियस ईयर्स में बिफोर 90s ये एफिलेटेड था कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? जब 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने टेक ओवर किया एज ए चीफ मिनिस्टर, तब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस तरीके की भी खबर आ रही है। क्या एनसी हेड क्वार्टर से इसकी तस्दीक हुई कि क्या ये फॉर्मर उनका मेंबर रहा है, नहीं रहा है? क्या कुछ उस बारे में है कोई खबर? देखिए फिलहाल इसको लेकर तो इस समय कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम पता लगाने की जरूर कोशिश करेंगे कि वो इनके साथ जो है वो जुड़ा हुआ था या नहीं, लेकिन फिलहाल इस समय कोई इस प्रकार की जो है वो जानकारी हासिल। इससे कमल के घर की और कौन कौन से सदस्य है, क्या उनसे कोई पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है? आप देखिए बिल्कुल अब जो है जिस प्रकार से बीती रात इन्हें अरेस्ट किया गया था और अब फैमिली से भी पूछा जाएगा कि क्या कुछ कारण है, किन वजूहात के कारण जो है वो इनकी ऐसी मानसिकता बनी है कि उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो है गोली चलाई या मंसूबा बनाया। तो फैमिली से भी पूरी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस समय कमल सिंह से जो है वो इन्वेस्टिगेशन इस समय की जा रही है। बहुत शुक्रिया शिल्पा ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए कि थाने में सुबह सुबह से इंट्रोगेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। कुछ मजीद परतें खुल सकती हैं और देखना होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी और किस आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर तकरीबन 10:30 के बाद रात देर गए ये कातलाना हमला हुआ था, जिसके बाद रात भर अपडेट्स आपके सामने तो हमने रख लिए। सुबह की ताज़ा तरीन डिटेल्स क्या है हमने आपके सामने रख दिया। बढ़ते हैं जी आगे, बात जम्मू कश्मीर असेंबली की करते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास जारी है। अगरचे कुछ वक्फे की छुट्टियां चल रही हैं, माह रमज़ान के इख्तिताम के बाद एक बार फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर एक बार फिर बजट का इजलास शुरू होगा और इस बजट इजलास के दूसरे पड़ाव पर मेंबरान असेंबलीज जो है वो अपनी अपनी बिल्स जमा करेंगे और इत्तलात के मुताबिक 72 प्राइवेट मेंबर्स बिल लिस्ट हो गई हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर। जम्मू कश्मीर असेंबली के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि असेंबली का बजट सेशन का पार्ट 2 जो ईद के बाद शुरू होगा, इसमें तकरीबन प्राइवेट मेंबर्स की तरफ से बड़े मसवदे कानून जमा कराए गए हैं और इस सेशन के दौरान जो 27 मार्च से रिज्यूम होगा, इसमें मजीद डिबेट आगे बढ़ेगा बजट पर भी और बजट रिलेटेड दीगर मामलात पर भी। जहां गुफ्तगू आगे बढ़ेगी वहीं पर कई मेंबरान असेंबली ने शराब पर यूनियन टेरिटरी में मुकम्मल पाबंदी हो, एक बार फिर मसवदे कानून को तहरीर करके ऐवान में रखने की कोशिश की गई है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बिल्स जो है वो रखी जा रही है, मुख्तलिफ मेंबर्स ने इस बिल को लाया है। वहीं दूसरी तरफ से टबैको प्रोडक्ट्स को भी बैन करने का मुतालबा मसवदे कानून में रखा गया है। एक और बिल जो ऐवान के अंदर रखी जाएगी वो है कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर मुकम्मल पाबंदी हो, सरकारी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस पर मुकम्मल पाबंदी हो और ओपीडी शिफ्ट वाइज चले। इस ज़मन में भी एक तहरीरी मसवदा जो है वो ऐवान के सामने होगा। तीसरा एक और मामला जो है वो डेली वेजर्स की मुस्तकिली का मामला है और इस ज़मन में भी कई मेंबरान की तरफ से मसवदा कानून जो है वो तहरीर किया गया है। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अली मोहम्मद सागर एक बिल ऐवान के अंदर ला रहे हैं जिसमें वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए और इस बिल की तायीद के लिए एहसान परदेसी साहब जो लाल चौक से उनके साथ है ज्वाइंटली इस बिल को ला रहे हैं, टेबल कर रहे हैं। शेख खुर्शीद अहमद जो एमएलए अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं, उन्होंने भी इसी तरीके का बिल लाया लिकर बैन के हवाले से कश्मीर वादी के जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर अपोजिशन बेंच की तरफ से मीर मोहम्मद फयाज ने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक बिल सबमिट किया है जिसमें बैन है ये एडवर्टीजमेंट, सेल एंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी इन्होंने भी वही मसवदा लाया कि जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट गुजरात की तरह बनाया जाए जी और यहाँ पर भी आगे उसी तरीके से बढ़ा जाए। अब्दुल मजीद लारमी साहब का प्रपोज है कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस पर पाबंदी होनी चाहिए और ये जो टेम्परेरी वर्कर्स है यूसुफ तारिगामी साहब की तरफ से, वहीद रहमान पराग साहब की तरफ से, दविंदर कुमार मनियाल साहब की तरफ से
ये जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, इनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से मसवदे कानून ऐवान के सामने रखा है। तो कुल मिलाकर 72 प्राइवेट मेंबर्स बिल होंगी जिन्हें लिस्ट किया जाएगा। 27 मार्च के बाद एक बार फिर ऐवान के अंदर गर्मा गर्मी होगी। बजट का दूसरा पड़ाव होगा। बजट उमर अब्दुल्ला की तरफ से पेश कर दिया गया है। फाइनेंस बिल और दीगर बिलें मंजूर हो गई हैं और जो मुतालबात ज़र थे मुख्तलिफ महकमों के वो क्लियर हो गए हैं और अब थोड़ा सा काम जो बचा है वो इस सेकंड फेज़ में होगा। लेकिन इस सेकंड फेज़ में उन MLAs की भी बात होगी जो मुसलसल इस बात की मांग फ्रॉम द डे 1 कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। लेट अस होप सो कि इस तरीके की बिलें आए और वो आगे बढ़े। जनाब आगे चलते हैं जी, अब ज़रा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर चलते हैं और बात करते हैं इलाहिदगी पसंद खीमे की, क्योंकि इलाहिदगी पसंद खीमा एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। और इलाहिदगी पसंद खीमे की सबसे अहम कड़ी जो थी वो थी दुख्तरान मिल्लत, और दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी जो ममनुआ तंजीम की सरबराह थी जेल के अंदर है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने उन पर कई मुकदमात चलाए और अब इतलात ये है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी आसिया अंद्राबी को ताहयात कैद की मांग कर रहे हैं। और इस ज़िमन में 24 मार्च ऑन द 24th ऑफ मार्च वर्डिक आएगा। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने तमाम शवाहिद UAPA कानून के तहत IPC चार्जेस के तहत आसिया अंद्राबी के खिलाफ जो बनते हैं, जो ममनुआ तंजीम दुख्तरान मिल्लत की सरबराह है और उन्होंने जो एक्टिविटीज़ राइट फ्रॉम 90 to 2018-19 की है, उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस, वीडियो एविडेंसेस और दीगर चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के सामने रखी हैं। जिसके बाद मुतालबा वो ये कर रहे हैं कि आसिया अंद्राबी को लाइफ टर्म मिले, उनकी मुकम्मल ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजरे, ताहयात वो जेल में रहे। इस ज़िमन में उनकी तरफ से सरकार मौक़िफ़ रखा गया है। NIA ने वो तमाम कॉन्स्पिरेसीज़ जो उनकी तरफ से चलाई गई हैं, जो साजिशें रची गई हैं सरकार के ख़िलाफ़, हिंद के ख़िलाफ़, हुकूमत हिंद के ख़िलाफ़, वो तमाम दस्तावेज़ात ऐवान के सामने रखे, कोर्ट के सामने रखे हैं। इस बीच हाफिज़ सईद और दीगर तंजीमों के साथ जिस तरीके के उनके राब्ते हैं, उस ज़िमन में भी दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी और उनके दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमे में जो नाम है वो उस पर बात रखी गई है। इतलात और ख़बर ये है कि एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह साहब जो है नई दिल्ली के अंदर, वो इस आर्गूमेंट को सुन रहे हैं और सोफ़ी फहमीदा और नाहिदा नसरीन जो 2 एसोसिएट आसिया अंद्राबी के साथ गिरफ्तार हुई हैं, उनके क्वांटम ऑफ सेंटेंस को कैसे लिया जाए, क्या कुछ किया जाए, इस ज़िमन में भी जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन फाइनली जो हमारे पास इत्तलात है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अंद्राबी पर 33 FIR मुकदमात जो थे वो दर्ज हुए थे मुख्तलिफ पुलिस थानों के अंदर, और उन तमाम में उनकी एसोसिएट फहमीदा और नसरीन का नाम भी कई मरतबा आया था। और फाइनली अब 24 मार्च पर तमाम नजरें रहेंगी जब देखना होगा कि आसिया अंद्राबी, फहमीदा, नसरीन और दीगर लोगों के हवाले से जो दुख्तरान मिल्लत के साथ गिरफ्तार हैं, कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कार्रवाइयाँ की हैं, उन्हें किस तरीके की सज़ा मिल सकती है। 24 मार्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोर्ट अनाउंस करेगा जी कि कितनी सज़ा आसिया अंद्राबी को मिल सकती है। चलिए नाज़रीन, अब ज़रा बढ़ते आगे। NI की जहां बात हो रही तो NI के हवाले से बड़ी और अहम खबर जो दिल्ली लाल किला धमाके के हवाले से अब कोर्ट की जानिब से 2 मुलजिमान को मज़ीद अब जो NI है उनकी कस्टडी में रखने के हवाले से जो अहकामात है वो जारी कर दिए गए हैं NI की जानिब से, जिनमें से ज़मीर आहंगर और तुफैल मुत्तू शामिल है। उन्हें फ़िलहाल 5 दिन मज़ीद अब रिमांड पर लिया जाएगा। इस सिलसिले में अदालत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है और साथ ही साथ NI की जानिब से जो मामला है उस तहकीकात मज़ीद उसमें तेज़ कर दी गई हैं। अभी तक जो इस मामले में जो लाल किला धमाका हुआ तकरीबन 11 लोग अभी तक जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और फॉरेंसिक जो सैंपल्स हैं वो भी कलेक्ट किए गए हैं और जो तहकीकात है वो लगातार इस सिलसिले में जारी है। दिल्ली की अदालत के अंदर जब इन दोनों से पूछताछ की गई है तो उनसे पूछताछ मज़ीद तलब की गई है अदालत से, जिसका अदालत ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि उन्हें 5 दिन मज़ीद ताकि इसमें रखा जाएगा NI कस्टडी के अंदर। जो स्पेशल जज पीतम्बर दत्त उनकी जानिब से NIO को मज़ीद 5 दिन की कस्टडी की जो है अहकामात हिदायत जो है वो दी गई है कि उन्हें मज़ीद 5 दिन रखा जाएगा, जिनमें से ज़मीर अहमद आहंगर और तुफैल अहमद भट्ट शामिल है।
आपको बताते चले कि जो 25 फरवरी है कोर्ट की जानिब से जो 10 दिनों की जो रिमांड है एक्यूज को वो एनआईए को सौंपी गई है। उसके साथ साथ ही मजीद 5 दिन की जो है रिमांड दी गई है 6 मार्च तक, और अब जो है मजीद 5 दिन दो जो मुलजिम हैं उन्हें मजीद 5 दिन के लिए एनआईए को हवाले कर दिया गया कौमी है। तहकीकाती एजेंसी अब नई दिल्ली लाल किला धमाके में भी हतमी रिपोर्ट जो है वो दे रही है और उस ज़िमन में भी केस जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन आगे चलते हैं, अब जरा एक और अहम खबर की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि हज 2026 के हवाले से जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर तैयारियां हो रही हैं और मरकजी हज कमेटी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाई देंगी। हज 2026 के हवाले से अहम और बड़ी खबर कि 4717 हाजी साहिबान इस साल यानी साल 2026 में हज बैतुल्लाह पर रवाना होंगे। पहली परवाज श्रीनगर से 18 अप्रैल को रवाना हो। एयरलाइंस को अब की बार कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि श्रीनगर से आजमीन को के लिए वो एयरपोर्ट से बराह रास्त लेंगे। 4717 हाजी साहिबान 2026 में हज के लिए जाएंगे। पहली प्रवास के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया है जो 18 अप्रैल को श्रीनगर से रवाना होंगी। अब की बार ये बड़ी अहम बात है कि ज़ायरीन हाजी साहिबान जो हज पर जा रहे हैं वो ट्रैवल डेट्स को चूज कर सकते थे। पहले हज कमेटी आज खुद बोलती थी आपने इस दिन इस तारीख को निकलना है, आपको इस तारीख को निकलना है। अब की बार थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हाजी साहिबान को दे दी गई है। अगर उन्होंने डेट्स ऊपर नीचे करने हैं तो वो कर सकते हैं हज कमेटी के जिम्मेदारों के साथ बैठ के। अब की बार मरकजी हज कमेटी रियासती हज कमेटी की अपनी कोशिश तो आई, लेकिन सऊदी अरब से एक और फरमान जारी हुआ है कि अब की बार मर्द और खवातीन अलहदा रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, यानी गैर मुहर्रम के साथ रहने का मुहर्रम एक साथ रह सकते हैं एक ही कमरे में। अगर वो 2 ही लोग होंगे, अगर 2, 4, 5 लोग होंगे तो इन्हें अलहदा रखने का बंदोबस्त सऊदी हुकूमत की तरफ से किया गया है। और अब की बार साल 2026 में सऊदी अरब में आज खुद खाना बनाने पर मुकम्मल पाबंदी कर दी गई है। सेल्फ कुकिंग को बैन कर दिया गया है हज 2026 के हवाले से। और फ्लाइट ऑपरेशन 18 अप्रैल को शुरू होगी श्रीनगर से जो 28 अप्रैल तक जारी रहेंगी। और इस बीच रियासती हज कमेटी जो बेमिना के अंदर दफ्तर है वहां पर मरकज रहेगा जहां से हाजी साहिबान की रवानगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से होगी। और अब की बार अकासा एयरवेज को यह पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है श्रीनगर अथॉरिटीज की तरफ से ताकि वो तमाम हाजी साहिबान को मुकर्ररा वक्त पर ले सके। तो इस ज़िमन में तैयारियां मुकम्मल हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया सऊदी अथॉरिटीज़ ने हज 2026 के हवाले से कमर कस ली है, एडवाइजरियां जारी हो की गई है और इस ज़िमन में शेड्यूल 18 अप्रैल को पहली परवाज श्रीनगर से जिद्दा शरीफ के लिए रवाना होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी ने इस बात का ऐलान कर दिया है। तो ये थी जनाब हज के हवाले से खबर। लेकिन जरा आप बात करते हैं नौजवानों की, उन तालिब इल्मों की जो वजीफा लेकर अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं। और इस बीच पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिपोर्ट टेबल हुई है। रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है बताएंगे आपको। जी नाज़रीन, बात हम करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के हवाले से। अब जो कमेटी है, कमेटी की जानिब से तशवीश का भी इजहार किया गया है और जो अनयूटिलाइज्ड फंड्स हैं, जो एजुकेशन फंड्स हैं, उसको जारी न करने पर उन्होंने तशवीश जाहिर की है। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है उसे बर वक्त जारी करने की इस पैनल की जानिब से सिफारिश भी कर दी गई है और सिफारिश पर जो स्कॉलरशिप है उसमें जो ताख़ीर की जा रही है उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कमेटी की जानिब से। और जो फ्री कोचिंग है उस स्कीम को बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है ताकि जो बच्चे हैं उन्हें इससे फ़ायदा मिल सके। जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने इस सिलसिले में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसे बर वक्त जारी करने की सिफारिश की है। जो एकेडमिक ईयर इस वक्त चल रहा है उसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है पार्लियामेंट्री पैनल की जानिब से जो इससे तलबा हैं, बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है और विदाउट डिले यानी कि उसमें कोई ताख़ीर ना हो, इस सिलसिले में उसे बर वक्त जारी किया जाए। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा हम श्रीनगर चलते हैं अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास। इमरान, ज़रा मजीद अपडेट दीजिएगा इस हवाले से कि क्या कुछ तफसीलात है जो पार्लियामेंट्री पैनल की जानिब से सिफारिश भी की गई है, तशवीश का भी इजहार किया गया है, क्या कुछ मजीद अपडेट है? देखिए कुछ साहब, ये जो
पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर ये जो रिपोर्ट पेश की गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वजारत बराई ये जो हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है जी। और इस रिपोर्ट से एक चीज पता चला है कि खामियाबी कितनी है और कितनी स्कीम्स है और या तो वो स्कीम्स अभी तक ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हुई है या तो अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सुस्त रफ्तारी कितनी है। बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है और दरअसल ये जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें कई सारी चीजों की इस कमेटी ने सिफारिश पेश की है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलता है वो आप टाइम पे दीजिए। से फॉर एग्जांपल साल 2026 चल रहा है, साल शुरू हो चुका है मार्च के महीने में, तो बच्चों की जो स्कॉलरशिप है ये उमूमन या हम देखते हैं कि यूजुअली या दिसंबर में उन्हें फराहम किया जाता है या अगले साल मार्च में किया जाता है। इस सिफारिश में यह कहा गया है कि जब साल शुरू हो तो पहले 3-4 महीनों के अंदर आप बच्चों को ये स्कॉलरशिप जो है ये इन्हें फराहम कीजिए ताकि बच्चे जो है वो तालीम आगे हासिल कर सके। इसी तरीके से जहां तक मौजूर अफराद का ताल्लुक है इसके लिए गवर्नमेंट से ये सिफारिश की गई है कि साल 2036 तक हमारी जो बुजुर्ग अफराद है जो बुजुर्ग शहरी है उनकी जो तादाद है वो 14% से ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो इसके लिए एक अलग महकमा बनाए ताकि वो इस पे काम कर सके क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसी तरीके से एससी और एसटी के जो तलबा है उनके जो स्कॉलरशिप्स है उसका ये कहा गया है कि उनकी जो 8 लाख की आमदनी का जिक्र किया गया है जो स्कीम उनके तहत, लेकिन उसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया या गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए और ये भी इसमें सिफारिश की गई है कि उसके लिए एक गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दिए जाए। इसी तरीके से जो कबायली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रेजिडेंशियल बनाने की बात की थी गवर्नमेंट ने 723 से ज्यादा, और इस सिफारिश में कहा गया कि अभी तक सिर्फ 2023 से 2025 तक सिर्फ 323 ही तामीर किए गए हैं। और इसमें भी कहा गया है कि ये जो रेजिडेंशियल है उनके लिए उनको भी जो है जल्द से जल्द तामीर किया जाए। और इसी तरीके से जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात की गई उसमें कहा गया कि 2023 से 24 से 25 पिछले 4 सालों के दौरान उनकी जो स्कॉलरशिप है वो होल्ड पर है क्योंकि कई स्टेट्स में वहां पे जो है इस स्कॉलरशिप का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वो होल्ड पे रखने पड़े फंड्स। और इसमें यह सिफारिश की गई है कि जिन जिन स्टेट्स में ऐसी जो है ऐसी हालात नहीं बने तो उन स्टेट्स को ये पैसा जो है दिया जाए ताकि वो इस फंड्स का इस्तेमाल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन करने के लिए। रिकमेंडेशन स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में जो बनाई गई थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हवाले से जिसकी सरबराही पीसी मोहन साहब कर रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान के सामने तहरीरी तौर पर वो रिपोर्ट रखी है जिसमें स्कॉलरशिप्स को लेकर प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हो, SC ST OBCs के लिए जो स्कॉलरशिप दिया जाता है उसमें कहाँ कहाँ पर खामियाँ हैं, किस तरीके से उन्हें दुरुस्त करना है और किन रियासतों के अंदर क्या कुछ करना है, उस ज़िम्मन में डिटेल बात जो है वो इस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में रखी गई है। अब चलते हैं जी आगे, जरा पार्लियामेंट की बात हुई है और रिपोर्ट्स की बात हुई है, जरा एक और रिपोर्ट की आपको बात बताते हैं और ये रिपोर्ट है जी लद्दाख की, जहां पर आपको याद होगा कि साल 2025 में एजुकेशन हुई थी, गोली चली थी, कुछ लोगों की मौत हुई थी और बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन का कयाम अमल में लाया जाए इस ज़िम्मन में एहतजाजी मुजाहिरा भी हुआ था। मरकजी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर्ड जस्टिस की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जो मुसलसल अभी भी ये काम कर रही है और इतलात के मुताबिक बहुत जल्द अब ये रिपोर्ट मरकजी वजारत दाखिला को सौंप सकती है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर जो साल 2025 के दौरान जो तशद्दुद हुआ था अब उसकी दोबारा से अदालती जांच दोबारा शुरू होगी, जुडिशल प्रूव इससे बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा से शुरू होगी और जो कमीशन है उसके रिकॉर्ड जो है स्टेटमेंट जो विटनेसेस की स्टेटमेंट है उसे भी अब बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन के सामने रखा जाएगा और जो प्रूव है उसका हेड करेंगे जो कमेटी रखी गई है जस्टिस BS चौहान इसकी सरबराही करेंगे और 22 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो एग्जामिन करेंगे विंटर ब्रेक से कबल ही इसका बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो है तकरीबन एग्जामिन किया गया है विंटर ब्रेक से कबल ही इसकी। और 18 अभी जो इतलात और खबर हमारे पास है कि 7 मार्च से 9 मार्च के दरमियान तकरीबन 18 मजीद स्टेटमेंट्स इस ज़िम्मन में रिकॉर्ड किए गए, 45 एफिडेविट सबमिट हुए कमीशन के सामने और बहुत जल्द ये उम्मीद लगाई जा रही है
कि मरकजी वजारत दाखिला को लद्दाख वायलेंस का एक डिटेल रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। और ये तमाम चीज़ें तब हो रही है जब विनय कुमार सक्सेना साहब जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के अंदर आए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कामकाज को देखना चाहा और उसमें जुडिशल इंक्वायरी वाला मामला जो सितंबर 2024 सन 24 सितंबर को सन 2025 में लेह के अंदर जो वायलेंस हुई थी, उसमें जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट और सारी चीज़ें करनी थी, क्या कुछ चल रहा है, उस ज़िम्मन में जायज़ा लिया तो पता लगा कि पैनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में BS चौहान साहब काम कर रहे हैं, जिनके साथ मोहन सिंह परिहार साहब हैं जो सर्विंग एज ए जुडिशल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं, और रिगजिन सप्लांगान साहब हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी है कमिश्नर पैनल के हैं, उनकी तरफ से भी रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो है वो पहले ही लगा दिए गए। तो और उम्मीद है लगाई जा रही है कि अब ये पूरा मामला जो है बहुत जल्द मुकम्मल होगा और एक डिटेल रिपोर्ट जो है मरकजी वजारत दाखिला के सामने रखी जाएगी, जिससे इस बात का इल्म होगा कि इस वायलेंस से असल में किस तरीके से वायलेंस हुई, किन किन लोगों की खता है इसमें और आगे क्या कुछ करने की जरूरत है। चलिए जनाब, यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मशरिकी वस्ता के अहम तरीन इलाके ईरान बमुकाबले अमेरिका और इजराइल की लड़ाई के बीच भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। बात उन तलबा की भी करते हैं जो अभी भी इस आस में है कि वो वतन वापस बहिफाजत पहुंचेंगे, क्योंकि श्रीनगर के अंदर आज इतलात और खबरों के मुताबिक एहतजाजी धरना भी है। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और अहम बड़ी खबर बताएंगे श्री माता वैष्णो देवी के हवाले से, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि कुछ और मामलात भी हैं जिन पर आपकी तवज्जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि आज आखिरी 5-8 मिनट आपके साथ हम बिताएं ताकि आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करें, लेकिन फटाफट से पहले यहाँ पर छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी के नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे मशरिकी वस्ता के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, हालात इस वक्त चल रहे हैं, उसका असर जम्मू कश्मीर पर किस तरह का पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू के हवाले से खबर आ रही है कि फ़िलहाल LPG बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है जम्मू के अंदर। लेकिन कल अगर हम बात करेंगे तो कल सूबाई कमिश्नर कश्मीर और जो वज़ीर हैं सतीश शर्मा, उनकी जानिब से कहा गया है कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टॉक है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करेंगे या LPG सिलेंडर्स की बात करेंगे, तो काफ़ी वाफिर मकदार में 12 से 13 दिनों का स्टॉक अभी जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। लेकिन जम्मू में LPG बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और उसके साथ साथ ही गैस सप्लाई 1/3 तक कम हो चुकी है। इस तरह की इतलात भी मौसूल हो रही है और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों, मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन अब जम्मू सूबे के अंदर भी इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है कि जम्मू सूबे के अंदर भी गैस जो LPG सिलेंडर है उसकी किल्लत पाई जा रही है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है और जितने भी गैस एजेंसियां हैं वहां पर लोगों की लंबी लंबी कतारें, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले दिनों में इसकी किल्लत पैदा हो सकती है और उसकी वजह से अब लोग इसे जमा करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से गैस एजेंसियों के पास लंबी कतारें नजर आ रही। लेकिन इंतजामिया का मानना है कि फिलहाल 12 से 14 दिनों का स्टॉक जम्मू कश्मीर के अंदर है। चाहे LPG सिलेंडर्स की बात करेंगे, पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, इसका बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से कहा गया है। लेकिन जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर इसकी किल्लत पाई जा रही है। उनका मानना है कि अगर आने वाले दिनों में इसकी जो स्टॉक है वो दस्तयाब फराहमी जो है वो नहीं की गई है तो आने वाले दिनों में वहाँ पर कामकाज रेस्टोरेंट्स या होटल्स जो है वहाँ उनका कामकाज बंद करना पड़ सकता है। ये होटल मालिकान का उन्होंने इस हवाले से तशवीश भी जाहिर की है। चलिए, जहां हम गैस की बात करेंगे, पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, तो इस सिलसिले में अब इंतजामिया की भी बात करें, क्योंकि इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी यकीन दहानी भी दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फिलहाल
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर जो गैस वगैरह है उसकी फिलहाल 14 दिनों तक का स्टॉक मौजूद है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये हुकूमत की जानिब से कहा गया है और साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 14 दिनों का स्टॉक जो है वो मौजूद है जम्मू कश्मीर के अंदर और लोग बिला वजह अफरा तफरी या अफवाहों पर कान न धरे, इसका बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से कहा गया है। और जो ऑयल रिफाइनरी मुल्क के अंदर है वो फ़िलहाल वहाँ पर पूरी मकदार यानी कि फुल कैपेसिटी के साथ उनके पास जो गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल है वो उनके पास मौजूद है। और जो डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन है ये इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 25% का इजाफा बताया जा रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो ईरान के अंदर ईरान ने उस पर पाबंदी आयद कर दी, बंद कर दिया, उसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इसका इजाफा नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में मजीद इसमें कीमतों में इजाफा होने की तवक्का की जा रही है। चलिए शिल्पा शर्मा हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा जरा ग्राउंड जीरो पर भी चलते हैं। कल भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लाइनें थी, सरकार ने बैक टू बैक कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर एश्योरेंसेस दी कि जनाब कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में। और नई दिल्ली से भी लगातार वजारत खारजा, वजारत अमूर सारिफीन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की गई जिसमें कहा गया कि ऑल इज़ इन कंट्रोल। शिल्पा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया दोबारा ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ ज़रा अपडेट कीजिएगा, जब अब हम जंग तो कहीं और चल रही है, असर दुनिया में तो दिख ही रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहे हैं, ये भी सबके सामने, लेकिन जब हम रसोई गैस की बात करें, डीजल और पेट्रोल की बात करें, हमारी स्टेट चूंकि टेल एंड पर है, यहाँ पर हर एक चीज़ लानी पड़ती है, स्टॉक रखनी पड़ती है। क्या कुछ है ग्राउंड जीरो की कहानी? अगरचे सरकार ये कह रही है कि इशू जनाब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिनों तक का भी स्टॉक निकल सकता है, लेकिन लोग जमा ना करें, सबको मौका दें। क्या वाकई तौर पर इसी तरीके की सिचुएशन ही है? ये जो क्योस और पैनिक पैन इंडिया में है उसको कम करते हुए, जैसे हमने अदर स्टेट्स में देखा, चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ पर मिनिस्टर साहब ने और सूबाई इंतजामिया ने स्टेटमेंट जारी किए हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से जो होम डिलीवरी यानी कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स है, जिसमें जो होम डिलीवरी होती है 2 या 2.5 दिन के भीतर जो डिलीवरी होती है, उसी प्रकार से जो है वो डिलीवरी पहुंच रही है बुकिंग होने के बावजूद भी। लेकिन आप देखिए, कल की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर घाटी में भी एक बहुत बड़ा कियोस देखने को मिला था, लेकिन वहीं पर अनूपपुर जिला में भी इस प्रकार से हमें जो है वो कॉल रिसीव हुई थी और कहा गया था नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उन्हें गैस एजेंसी पर पहुंचना पड़ रहा था और वहां से उन्हें जो है वो सिलेंडर बुक करवा के जो है वो अपने घर लाए थे, क्योंकि बुकिंग नहीं हो रही थी। तो क्योस था कि कहीं ना कहीं पैनिक था कि कहीं ना कहीं जो है वो सिलेंडर खत्म ना हो जाए, जिसके चलते कल अफरा तफरी काफी ज्यादा अलग अलग जिला में जो है वो देखने को मिला था। खासतौर पर कश्मीर घाटी में एक बड़ी बड़ी लाइनें जो है वहां पर कतार में लोगों की देखने को मिलती, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। राइट शिल्पा, आज सिचुएशन क्या है मार्केट की? अगर हम पेट्रोल पंप्स की बात करें, कल हमने देखा था थोड़ा बहुत कियोस कंफ्यूजन दोनों जगहों पर था, जम्मू में भी था, कश्मीर में भी था। आज सिचुएशन कैसी है? या उसमें भी कहीं जो सार्फिन है, जो कंज्यूमर्स है, वो इस परेशानी में है कि कल मिले न मिले, अच्छा है कि आज ले ही जाए? देखिए, जम्मू कश्मीर में कहा गया है कि स्टॉक 15 से 20 दिन का स्टॉक जो है वो पूरी तरीके से पर्याप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग फिर भी पैनिक कर रहे हैं। एक अभी भी इस समय की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर सा है कि तेल खत्म ना हो जाए या फिर सिलेंडर जो है उन्हें ना मिले, बुकिंग जो है वो ना हो पाए। लेकिन बुकिंग की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो देखिए, अभी भी इश्यू आ रहा है बुकिंग को लेकर कि बुकिंग नहीं हो पा रही है, जो डिलीवरी होम तक पहुंचती थी वो नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं इश्यू इसमें हो रहा है, गैस एजेंसी तक पहुंचना पड़ रहा है। तो आज के दिन भी लोगों के मन में डर है, पैनिक है कि गैस खत्म हो जाएगी या फिर सिलेंडर्स नहीं मिल पाएगी, या फिर पेट्रोल पंप में बात करूं तो लोग ज्यादा से ज्यादा तेल जो है वो भरवाने के लिए अलग अलग पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं। रोज की तरह कतारें तो लगती हैं, उसी प्रकार से आज की कतारें, लेकिन एक्स्ट्रा तेल जो है वो भरा जरूर जा रहा है। तो जो मन में डर है, पैनिक है, वो अभी भी लोगों के मन में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा साफ तौर पर कहा है कि पैनिक ना करें, स्टॉक, लेकिन उसके बावजूद भी पैनिक जो है वो दिख रहा है। बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये थी जनाब सिचुएशन एक तरफ से, लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा जम्मू की बात करते हैं आपके सामने और बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के हवाले से। और आपके सामने ये बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी का जो कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, इसकी गवर्निंग
गवर्निंग बॉडी का अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है। 45वां गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ है जिसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों में ये फैसला भी लिया गया है कि 10 साल इस कॉलेज के मुकम्मल हुए हैं और इस ज़िमन में श्री माता वैष्णो देवी का जो ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग है यहाँ पर खुसूसी तकरीब भी होगी और 4th नर्सिंग फेस्ट बनाया जाएगा तरंग 2026 के नाम से, जिसकी अप्रूवल हुई है। कॉलेज अप्लाई करेगा ऑटोनॉमस स्टेटस के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पोर्टल पर, इस बात का फैसला लिया हुआ है। और MOU प्लान किया गया कि श्री माता वैष्णो देवी और मेडिकल एक्सीलेंसी इंस्टीट्यूट के बीच एक MOU हो ताकि ये नर्सिंग वाले बच्चे जो हैं ये आगे बढ़ सके। तो याद रखिएगा कल गवर्निंग बॉडी जो श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की है उसका अहम तरीन इजलास पटियाला में हुआ है जिसकी सरबराही सुरेश कुमार शर्मा साहब कर रहे हैं जो रिटायर्ड जज हैं। और इसमें सचिन कुमार वैष्णवी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, श्राइन बोर्ड के आलोक कुमार जो एडिशनल CEO है, डॉक्टर यशपाल शर्मा जो एडमिनिस्ट्रेटर है कॉलेज के, और सीनियर एकेडमिक मेंबर्स डॉक्टर शारदा MP जो है वो, और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी, जिस दौरान तकरीबन 2-2.5 घंटे का एक डिटेल डिस्कशन हुआ है जिसमें ये 10th कन्वोकेशन जो नर्सिंग फेस्ट तरंग 2026 को मंजूरी दे दी गई। ये 4th नर्सिंग फेस्ट होगा यहाँ से, और उसके साथ साथ मजीद इस कॉलेज को एक्सपैंड कैसे किया जाए, ऑटोनॉमस स्टेटस उसको कैसे मिले, उस ज़िमन में भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई हैं। अब आते हैं जी आगे फटाफट से बात एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं। यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज के बच्चों को 4th फेस्ट बनाया जाएगा, नर्सिंग कॉलेज के हवाले से काम किया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर पर आते हैं और बात उन बच्चों की करते हैं जो ईरान के अंदर फंसे पड़े हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे जो ईरान के अंदर फंसे पड़े हैं उनकी घर वापसी के हवाले से अगरचे अभी सरकारी तौर पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आज कुछ बच्चे आर्मीनिया के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। 100 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो रिटर्न बैक होंगे जी 14 मार्च और 15 मार्च को एक्सपेक्टेड लाइंस पर। एक्सपेक्टेड डेट जो हमारे पास है बिटवीन 14th एंड 15th मार्च को 100 तलबा जो है वो वापस आएंगे। और ये बच्चे अक्सर इन 100 बच्चों में से अक्सरियत जो बच्चों की है वो सूबा कश्मीर से हैं। बच्चे जो है वो ट्रैवल करेंगे, आर्मीनिया के लैंड रूट से बाहर आने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो दुबई फ्लाइट है उसके ज़रिए से आर्मीनिया से उन्हें नई दिल्ली की ओर लाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे ज़राया है वो ये बता रहे हैं कि वजारत ख़ारजा MEA के पास कोई भी फुल इवैक्यूएशन प्लान अभी नहीं है, कि पूरी तरह से जो इवैक्यूएशन प्लान हो वो अभी नहीं बना हुआ है। तरह तरह की कोशिश जो है वो की जा रही है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर अरेंज किया है जी गाड़ियाँ। कहाँ से गाड़ियाँ की हैं? श्रीनगर एयरपोर्ट पर, IGI एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचेंगे तो यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियों का एहतमाम किया गया है। और ये भी साफ कर दिया गया है बच्चों को कि वो लोकेशन ऑनलाइन शेयर नहीं करेंगे। ये एक अहम इसमें बात है कि बच्चों को कहा गया है कि वो जनाब ऑनलाइन अपनी शेयर लोकेशंस नहीं करेंगे क्योंकि इससे सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बच्चे जो हैं वो वापस आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जो इतलात और ख़बर अभी हमारे पास है वो यही आ रही है कि श्रीनगर के अंदर भी सूरत हाल को देखा जा रहा है। और सूरत हाल को जब देखा जा रहा है तो वालिदैन यहाँ पर भी सरापा एहतजाज और आज मीडिया के साथ गुफ्तगू जो है वो कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जनाब उन बच्चों की जो ईरान के अंदर है, ट्रॉमा के अंदर है, घर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इजराइल अमेरिका मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमले कर रहा है। अब आ गई जनाब ये बात बच्चों की, लेकिन जरा बात कल की भी करते हैं। माह रमज़ान मुबारक का महीना है और कल जुम्मतुल मुबारक है। उलमा काउंसिल और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में इस बात का फैसला लिया गया कि कल वाले जुमे को, यानी कल सुबह जो जुमा है, इसको बाज़ाब्ता तौर पर जुम्मतुल वदा के तौर पर माना जाए। और कल न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क भर के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात होंगे और इस ज़िमन में जुम्मतुल विदा के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। सबसे बड़ी तकरीब जुम्मतुल विदा की जामिया मस्जिद श्रीनगर में एक्सपेक्टेड है अगर पाबंदियां नहीं रही। हमने देखा कि 2019 से शुरू होते होते आज तक जुम्मतुल विदा और ईदैन पर
जामिया मस्जिद के अंदर नमाज पर पाबंदियां लगती हैं, मीरवाइज साहब को आने नहीं दिया जाता है। अगर ये पाबंदियां कल नहीं रही तो सबसे बड़ा इज्तिमा आपको जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर नजर आएगा। और यही वजह है कि जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक परसों खुद चले गए थे, जिन्होंने इंतजामात का जायजा लिया था, मीडिया के साथ बात की थी और उम्मीद जाहिर की थी कि नमाज जुमा 2:15 के आसपास जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर अदा की जाएगी और उससे पहले रिवायती तौर पर तौबा इस्तिग़फ़ार और वाज़ तबलीग की मजलिस होगी, जिसकी सरबराही मीरवाइज उमर फारूक खुद भी करेंगे। लेकिन फिलहाल कल की बात है, कल वहाँ होगी नहीं होगी एक बात तो ये, लेकिन इसके बाद अगर कहीं पर बड़ा इज्तिमा सूबा कश्मीर के अंदर होगा तो वो दरगाह हजरत बल होगा, जहां पर हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद नमाज जुम्मा में शिरकत करेंगे और वहां पर मौलाना रियाजुल हक साहब जो हैं वाज़ तबलीग करेंगे और तकरीबन 2:15 के आसपास वहां पर भी नमाज जुम्मा जो है वो अदा की जाएगी। इस ज़िमन में वक्फ बोर्ड, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सरबराही में पहले ही इजलास मुनक्किद हुआ है। न सिर्फ दरगाह हजरत बल, आसार शरीफ, काबा मार्ग और दीगर मकामात पर भी बड़े बड़े इज्तिमात होने हैं और वहाँ पर भी इंतजामात किस तरीके से रखे जाएंगे, कैसे कुछ करना है ज़ायरीन के लिए, वो तमाम तर सहूलियतें वहाँ पर मैसर रखी जाएंगी। कल जुम्मतुल विदा होगी, मुल्क भर के साथ साथ तमाम नजरें श्रीनगर पर भी रहेंगी, जहाँ पर खुसूसी दुआओं के साथ एहतिमाम किया जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, ये थी जुम्मतुल विदा के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अब रेल खदमात की भी करें, क्योंकि अब रेलवे हुकाम की जानिब से मज़ीद 3 AC कोचेज जो है वो शामिल दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए, यानी कि दिल्ली से जम्मू तक अब 3 AC जो ट्रेनें हैं उन्हें शामिल किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू दिल्ली राजधानी में 3 AC जो इजाफी कोचें हैं उनको शामिल कर दिया गया है और साथ ही साथ ये तकरीबन 13 से 15 मार्च तक चलेंगी। नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से इन्हें शामिल किया गया है। 72 एक्स्ट्रा बर्थ्स इसमें शामिल की गई हैं ताकि जो मुसाफिर हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ जो वेटिंग लिस्ट जब टिकट बुक करते हैं उसमें बहुत सारे मुसाफिर वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, उन्हें फिर इंतज़ार करना पड़ता। उस सब को ख़त्म करने के लिए और मुसाफिरों का जो रश है, इस वक्त माना जाता है कि दिल्ली से जम्मू की तरफ जो मुसाफिरों का रश है वो बढ़ गया है और उस रश को कम करने के लिए, मुसाफिरों की सहूलत के लिए अब इन 3 AC कोचेस को शामिल कर लिया गया है, जो कि 13 मार्च से 15 मार्च चलेंगी। बाज़ाब्ता तौर पर मुसाफिरों को इस सिलसिले में ये राहत जो है वो मैसर होगी। और उसके साथ साथ ही जो रेलवे हुकाम है उनकी जानिब से मुसाफिरों को से ये भी हिदायत दी गई है कि वो IRCTC अपडेट्स के लिए वो ज़रूर अपडेट चेक करें ताकि उन्हें जो प्रॉपर जो टाइमिंग है उस हवाले से जानकारी हासिल हो सके और उनका जो सफ़र है वो बेहतर हो सके। ये बाज़ाब्ता तौर पर हुकाम की जानिब से मुसाफिरों से कहा गया है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा बात करते हैं किसानों की। और किसानों की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एदाद शुमार पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से पूछे गए सवाल के अंदर कि क्या फसल बीमा योजना जो पूरे मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल है, जम्मू कश्मीर के अंदर चलती है या नहीं चलती है? अगर चलती है तो कितने हजार लोगों को फायदा मिला है? अगर चलती है तो कितनी रकम जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट्स में चली गई है? तो इस ज़मन में तहरीरी सवाल का जवाब सामने आया और उस तहरीरी सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 11.6 लाख किसान ऐसे हैं जो एनरोल्ड हैं फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत PMFBY। ये फुल फॉर्म इसका है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये जनाब रजिस्टर्ड है, एनरोल है। और जब ये एनरोल है तो इनकी फसल का इंश्योरेंस किया गया है जो तकरीबन 166.7 करोड़ रुपीस के आसपास है। कुल मिलाकर 2.8 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन रिसीव हुई, हुकूमत को मिली कि उन्हें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसके बाद उन्हें बेनिफिट दिया भी गया है। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना प्रोटेक्शन देता है जी क्रॉप्स को, उन क्रॉप्स को जो आसमानी मुसीबतों की वजह से ख़राब हो जाती है। सेंटर इसमें 90% प्रीमियर देता है और 10% प्रीमियर जो है वो जम्मू कश्मीर के किसान या हुकूमत को देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर के हवाले से आदाद शुमार सामने आए हैं, जहाँ पर मुसलसल मौसमियाती तब्दीली की वजह से किसानों को मुश्किलात आ रही थी, उसमें कुल मिलाकर 11 लाख से ज़्यादा किसान एनरोल हैं
मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया और 167 करोड़ से ज्यादा रकम की इंश्योरेंस का क्लेम भी रिलीज किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। अब जरा चलते हैं जी आगे, जरा बात फटाफट से अब मशरिक़ वस्ता के उस खिते की भी करते हैं जो इंतहाई फसाद ज़दा और गम ज़दा इस वक्त है। फसाद ज़दा इस तरह से रॉकेट और बारूद की बू न सिर्फ ईरान के अंदर है, न सिर्फ इजराइल के अंदर है, बल्कि कतर, अमान, बहरीन, सऊदी अरब के आसपास के इलाकों के अंदर भी ये दिख रही है, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ तशवीश की लहर पाई जा रही है। इस बीच एक बड़ा बयान जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का सामने आया है। फॉर्मर अफसर रहे हैं ये और उनका मानना है कि जनाब सूरत हाल चैलेंजिंग है, ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र हुड्डा साहब ने वार्न किया है कि आने वाला वक्त मजीद इम्तिहान लेगा, हमसे सख्त होगा और जितना जितना टेंशन वहाँ बढ़ेगा उतना ही टेंशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ेगा, जिसका खमियाजा भारत को भी उठाना पड़ेगा। डिस्प्यूट एड्रेस कैसे करने हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे ख़त्म करना है, हुकूमतों को खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तालिबान को बराह रास्त खातर में नहीं ला रहा है, अफगान मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। सिक्योरिटी कंसर्न साउथ एशिया के इन दोनों मुल्कों के अंदर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अलार्मिंग तक चले गए हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और इस पर हुकूमत हिंद को खसूसी तवज्जो देनी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब का बड़ा बयान सामने आया है। You already said, I think we are in for some very challenging times. You talked about Afghanistan and Pakistan. So this was a crisis that was in the making because fundamental differences between both the sides where Pakistan talks about the Taliban not doing enough to stop terrorism and Afghanistan says, look, it's Pakistan's internal issue. So you're seeing a very disturbed neighborhood. On the other side, there is this war with Iran going on. We saw some very troubled times with Bangladesh in the past 1 year. Let's hope now that there is an elected government in place, we can improve relations. We also saw turmoil in Nepal. सर हुड्डा को आप सुन रहे थे। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा एक और ऑफिसर की करते हैं जिन्होंने मगरबी एशिया के अंदर जो इस वक्त खलीज के अंदर चल रहा है उस पर भी उन्होंने अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसका असर बाज़ाब्ता तौर पर भारत पे भी पड़ेगा। मगरबी एशिया का जो तनाज़ा है वो भारत के अंदर एक बड़ा बहरान पैदा कर सकता है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर जो साबिक डिप्टी नेशनल NSA एडवाइज़र जो है पंकज सरन, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो मगरबी एशिया के अंदर इस वक्त तनाव चल रहा है इसका बाज़ाब्ता असर भारत पर भी पड़ेगा। और साथ ही साथ इन बातों का असर उन्होंने मीडिया से जब उन्होंने बात की है, जब उनसे पूछा गया है कि जो खलीज के अंदर इस वक्त हालात पैदा हुए हैं इसका असर भारत पर किस तरह का पड़ेगा, इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि बाज़ाब्ता बराह रास्त असर जो है वो भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो दरामद होती है, बरामद होती है और जब तनाव इन ममालिक के अंदर है तो बाज़ाब्ता तौर पर जो बरामदात हैं, दरामदात हैं, उसका असर भी उस पर पड़ेगा और जो इस मुल्क के अंदर एक तो कीमतें भी बढ़ सकती हैं और उसके साथ साथ ही जो सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं शिद्दत इख्तियार कर सकता है। क्या कुछ कहा है साबिक जो डिप्टी डायरेक्टर NSA हैं उनकी जानिब से, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करते हैं। I think it's the most serious crisis we have faced in the living memory. In many ways, it is more serious for us than Ukraine because it is at our doorstep. But it's not just the doorstep, it affects every aspect of India's future, whether it is our energy security, whether it is manpower, whether it is remittances, whether it is our geopolitical choices in the region. So literally, it is on our neighborhood. And the ferocity of the attacks on Iran and the objective, which is to change Iran as a society, as a polity, as an economy, as a military power, these are not inconsequential. I mean, we've known the history of West Asia for the last 25 years. Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, Yemen, Sudan, Gaza, we've seen it all. The region
has a history of turbulence, of destruction, of war. And of course, cynically people say it happens only because they're sitting on oil. But once again, the intersection of energy, of radicalization, of terrorism, of Israel's domination in the region, of American supremacy, global hegemony, it's a very lethal cocktail that has come to our doorstep, and we have no solution for it except that we are waiting for the Americans to decide when they will stop, when they will declare victory, and we are all watching. I mean, we meaning the entire world, including the Russians, the Chinese, the Europeans. Basically, no one has an answer to what is going on. चलिए जनाब, आप पंकज सरन साहब को सुन रहे थे और ये बता रहे थे कि जनाब सिचुएशन इस वक्त की क्या है। और साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, उन्होंने अपने खिदमात दे चुके हैं और अफ़गानिस्तान, ईरान, सीरिया, लीबिया, यमन, गाज़ा को बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं। और इनका मानना है कि तमाम नज़रें अमेरिका पर है कि कब वो इस बात का ऐलान करे कि उन्होंने जीता है, तब जाकर दूसरा कदम यूरोप और एशिया के ये मुल्क उठा सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे। जब बात जंग की चली है तो जंग के मैदान में ज़रा पाकिस्तान के रोल की भी बात कर ही दें। पाकिस्तान डबल क्रॉस में आ चुका है, जहां ईरान के हक में एक बात हो रही है, दूसरी बात सऊदी अरब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की हो रही है। वहीं पर इतलात और खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी अफवाज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है महाफिजुल बहर, यानी समंदरों की हिफाजत। और पाकिस्तान की तरफ से यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है तब जब हुर्मुज़ के मकाम पर कई जहाज नजर आतश हो रहे हैं। पाकिस्तानी नेवी एस्कॉर्ट कर रही है मर्चेंट वेसल्स को, और ये देखना होगा कि अब ये ईरान के खिलाफ जब ये मामला बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, क्या ईरान बख्श देगा पाकिस्तान को और आंख बंद करेगा, या उसी तरीके का हालात बनेंगे जिस तरीके से उन दीगर जहाज़ों को बन रहे हैं जो वहां पर धुआं हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव बढ़ रहा है, सूरत हाल तशवीशनाक बन रही है। इस बीच पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि उनकी नेवी ने ऑपरेशन सेफगार्ड मैरीटाइम कर दिया है और एनर्जी सप्लाई को रेस्टोर करने के लिए इस ऑपरेशन को किया गया है। इब्तिदाई तौर पर माना जा रहा है कि यह ऑपरेशन अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर किया गया है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। बहरहाल पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी ने इनिशिएट किया ऑपरेशन महाफिजुल बहर और ये साफ कर दिया है कि इसके मल्टी डायमेंशंस हैं। जिन जहाज़ों को थ्रेट है समंदर के अंदर, उन्हें उस थ्रेट से बाहर निकालना और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को अपनी जगह पर रखते हुए दुनिया को इसमें ना घेरा जाए, इस ज़िम्मन में काम किया जाए। और ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जो मीडिया विंग है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसमें स्टेटमेंट एक तरफ से ईरान के हक में, दूसरी तरफ से अपने नए प्रोग्राम महाफिजुल बहर का ऐलान भी किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत हद तनकीद बनती हुई नजर आ रही है। जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करेंगे, जहां पर कल ड्रोन हमले के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक भारतीय शहरी भी शामिल है। जी नाजरीन, जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर एक ड्रोन गिराया गया है जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी, जिनमें एक बांग्लादेशी भी, 2 बांग्लादेशी है, 2 गाना के हैं, 1 बांग्लादेशी है और एक भारतीय शहरी जो है वो जख्मी हुआ है। और उसके साथ साथ ही जो भारतीय शहरी है उससे ज़्यादा चोटें आई हैं बनिस्बत जो बाकी 2 जख्मी हुए हैं, उनमें से उन तीनों को फिर अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया है। ये कल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये मामला पेश है तकरीबन 1 बजे के करीब, जब ड्रोन को गिराया गया है एयरपोर्ट के करीब, और वहाँ ये 4 जख्मी हुए हैं, जिनके बाद ही उन्हें अस्पताल लिया गया है और फिलहाल उन्हें खतरे से बाहर करार दिया गया है। लेकिन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो सर्विस है वो फिलहाल मामूल के मुताबिक चल रही है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मुश्तबा खामनाई, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ईरान के हवाले से बयान सामने आया है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान मुसलसल मुश्तबा खामनाई के हवाले से यह खबर सामने आ रही थी कि मुश्तबा खामनाई ईरान के अंदर जख्मी हैं और मुसलसल जो हमले वहां पर हो रहे हैं उसके बाद क़यादत में
तनाव पड़ा हुआ है उसका तोड़ सामने आया है। और ये खबर सामने आई कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई बाहिफाजत है और क़यादत की पेशवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी टीवी के मुताबिक खामनाई मामूली तौर पर जरूर इब्तिदाई तौर में जख्मी हुए थे जब जंग का पहला आगाज हुआ था, उसके बाद से मुसलसल वो कमांड एंड कंट्रोल को देख रहे हैं और मुसलसल नए डायरेक्शंस के तहत, उनकी डायरेक्शंस के तहत ही काम किया जा रहा है। याद रखिएगा, माना जा रहा कि सख्त गिर मौक़िफ़ खामनाई का है, मुश्तबा खामनाई का है और वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए इजराइल के खिलाफ हर मुमकिना बड़ा फैसला लेने की बात कही जा रही है। और जो कल IRGC की तरफ से फैसला लिया गया है कि बैंकों और IT वाले सेक्टर्स को अब निशाना बनाया जाएगा, माना जा रहा है कि उसको बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तबा खामनाई ने पहले वेट किया, उसके बाद IRGC की तरफ से फैसला लिया गया। और दूसरी बड़ी बात, जो समंदरों के अंदर सूरत हाल अभी बनी हुई है जिस पर अमेरिका को भी तशवीश है, यूरोप को भी तशवीश है, दुनिया भर के लोग ईरान की ओर देख रहे हैं, माना जा रहा कि उस बड़े फैसले को लेने में भी मुश्तबा अली खामनाई का ही एक मेजर रोल है। और इस तरीके से जो खबर गुज़श्ता 2 दिन से गश्त कर रही थी कि मुश्तबा अली खामनाई शायद बीमार है, सीरियस है, कमांड नहीं कर रहे हैं, उसकी तरदीद स्टेट मीडिया की तरफ से कर दी गई है। चलिए जनाब, मुश्तबा अली खामनाई की इस खबर के साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है आपसे माजरत कि आज आपकी फ़ोन कॉल्स को नहीं ले पाए हैं। कोशिश करेंगे कि कल से वो सिलसिला दोबारा शुरू कर पाएँ, क्योंकि ख़बरों की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा सुबह रहती है, आपको हर तरफ से हम अपडेट करना चाहते हैं, इसलिए वो सिलसिला रुका है। कल से कोशिश करेंगे कि वो सिलसिला आपके साथ हम दोबारा शुरू कर सकें। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें, खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा और ख़ुसूसी प्रोग्राम ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर 10:30 बजे ज़रूर देखिएगा।